हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग का जो इस समय क्लास चल रहा है करंट अफेयर का, और आज जो भी बातें होंगी करंट अफेयर से जुड़ी, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में मियावाकी तकनीक चर्चा का विषय है। इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर एक तकनीक की बात की गई है, मियावाकी तकनीक, जो कि क्या है, चर्चा का विषय है। इस तकनीक का उपयोग कहां पर किया जाता है या किसमें किया जाता है? तो इस तकनीक का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? वृक्षारोपण में किया जाता है। आई वर्षन में तो देखिए, यहाँ पर जो तकनीक आई है उस तकनीक का नाम क्या है? मियावाकी तकनीक। और इसका उपयोग कहां पर करते हैं? वृक्षारोपण में करते हैं। आई वर्षन में अब देखिए, जो यह तकनीक है, यह तकनीक कौन सी है? मियावाकी तकनीक। तो इसका नाम मियावाकी तकनीक क्यों पड़ा? तो जापान के एक वैज्ञानिक है। कहाँ के? जापान के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है, वैज्ञानिक है जिनका नाम मियावाकी है। जिनका नाम क्या है? वैज्ञानिक है जिनका नाम नहीं क्या है, उनका नाम क्या है? मियावाकी। क्या है? मियावाकी है। और उनका नाम मियावाकी होने के कारण ही क्या हो गया, जो यह तकनीक है उस तकनीक का नाम क्या रख दिया गया? मियावाकी तकनीक रख दिया गया। आई आसान में तो हाल ही में मियावाकी तकनीक चर्चा का विषय है। इस तकनीक का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो वृक्षारोपण में। अब एक मियावाकी तकनीक कैसे हुई? तो जापान की एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? मियावाकी। और इन्होंने क्या किया? इसकी खोज की है, इसके बारे में बताया, इस कारण से इनके नाम पर क्या कर दिया गया? मियावाकी तकनीक रख दिया गया। अब देखिए, होता क्या है कि सामान्यतः क्या होता है कि सामान्यतः अच्छा, इसका पर्पज क्या है? पहले इसको देख लेते हैं। जो मियावाकी तकनीक है, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि जो भी वृक्ष होंगे, इस मियावाकी तकनीक के हिसाब से जो भी वृक्ष होंगे वो क्या होंगे? वृक्ष पास लगाए जाएंगे। क्या होंगे? पास लगाए जाएंगे। क्या होगा? जो भी वृक्ष होंगे वो कहां पर लगाए जाएंगे? पास लगाए जाएंगे। मतलब क्या होगा कि वो अधिक कम दूरी पर लगाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कोई वृक्ष है, यहाँ पर अगर कोई वृक्ष ऐसे लगा हुआ है तो दूसरा वृक्ष कहाँ पर होगा? और दूसरा वृक्ष कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ऐसे मतलब जो भी वृक्ष होंगे क्या होंगे? आपस में सटे हुए होंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा? पास लगाने का उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य है कि जो भी यहाँ पर जैसे क्या होता है, जो भी पेड़ होते हैं, जो भी पेड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि जो भी पेड़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उनके आस पास क्या होता है? घास जम जाती है। क्या होता है? घास उग जाती है। और जो घास उग जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? जो घास उग जाती है जमीन से क्या होता है? जो भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उन पोषक तत्वों को जमीन से वो क्या करती है? वो घास खींच लेती है। और जो भी सूर्य का प्रकाश आता है वो भी क्या करती है? उसको खींच लेती है। तो जो यह तकनीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें जब पौधों को पास लगाया जाएगा, जब उसको हम क्या करेंगे? जब पास लगाएंगे, पास क्या करेंगे? वृक्षारोपण करेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो भी घास होगी वो क्या करेगी? वो सूर्य के प्रकाश को नहीं पा पाएगी। जैसे होगा क्या कि बताया गया कि ऐसे मानते हैं यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर कोई ऐसे इधर करके यहाँ पर भी क्या है? कोई पेड़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इनके बीच में जगह कम होगी तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो जंगली घास होगी वो क्या होगी? वो कम जमेगी। जो घास होगी क्या होगी? कम उगेगी। और जब कम उगेगी तो कम उगेगी कैसे? यहाँ से देखिए, ऊपर से क्या होगा? इनकी छाया पड़ती रहेगी तो सूर्य की किरण यहाँ तक पहुंचेगी नहीं। जब सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी तो ये अपना भोजन बना नहीं पाएगी। जब बना नहीं पाएगी तो पर्याप्त मात्रा में जो सूर्य का प्रकाश वो किन्हें मिलेगा? पौधों को मिलेगा, जिससे क्या होगा? जल्दी से पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और जो भी पोषक तत्व होंगे जमीन से वो भी कहां पर चले जाएंगे? वो भी क्या होगा कि इनको अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे। आएगा समझ में? तो इस कारण से यह जो मियावाकी तकनीक है जो इस समय चर्चा में है। अब देखिए, इस तकनीक जो है इसमें होता क्या है कि देखिए, एक जंगल को बनने में क्या होता है? जब एक जंगल का निर्माण होता है तो एक जंगल के निर्माण में लगभग 200 से 300 साल लग जाते हैं या 300 वर्ष लग जाते हैं। जब भी किसी जंगल का निर्माण करना हो तो वहां पर लगभग 200 से 300 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जो यह तकनीक है मियावाकी तकनीक, इस तकनीक के मुताबिक अगर यह इस तकनीक का अगर प्रयोग किया जाए तो यह लगभग 20 से 30 वर्ष में ही बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर सामान्यतः देखा जाए तो जंगल तैयार करने में 200 से 300 वर्ष लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब मियावाकी तकनीक
तकनीक का उपयोग किया जाएगा तो वो काम कितने समय हो जाएगा, 20 से 30 वर्ष में ये मात्र हो जाएगा। अब देखिए जो यह मियावाकी तकनीक है यह दिल्ली में इस समय चलाई गई है, किसमें, दिल्ली में, और शहरी वन के नाम से चलाई गई है, किससे, शहरी वन के नाम से यह क्या की गई है, चलाई गई है, कहां पर, दिल्ली में। आई बात समझ में, शहरी वन के नाम से कहां पर चलाई गई है, दिल्ली में चलाई गई है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में यह जो तकनीक है इसका उपयोग कहां पर किया जा रहा है, तो इसका उपयोग किया जा रहा है दिल्ली में, और किस नाम से किया जा रहा है, तो शहरी वन के नाम से, किस नाम से, शहरी वन के नाम से किया जा रहा है। और भारत में इसकी शुरुआत किसने की है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने की है, किसने, प्रकाश जावड़ेकर ने की है, जो कि पर्यावरण मंत्री है, कौन है, पर्यावरण मंत्री हैं भारत के। आई बात समझ में, तो आशा है जो बातें बताई गई हम लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लिंडेन ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के हैं, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक लिंडेन नाम के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी, और ये किस देश के हैं, तो ये चीन के हैं, किसके हैं, चीन के हैं, कहाँ के हैं, चीन के हैं। तो देखिए अभी हाल ही में लिंडेन ने क्या किया है कि संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस देश से संबंधित है, तो ये चीन से संबंधित है। और जो लिंडेन है अगर ये पूछ लिया जाए कि किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी, कैसे हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है। आई बात समझ में, ये क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इन्होंने 2 बार, कितनी बार, 2 बार ओलंपिक खेल में, इसमें 2 बार ओलंपिक खेल में, 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, क्या किए हैं, 2 बार इन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो इस कारण से क्या है कि इनका जो नाम है यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंडेन जिन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में संन्यास लिया है, कहाँ के हैं, चीन के, किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, और इन्होंने 2 बार ओलंपिक खेलों में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। और इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिया है, तो 36 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 36 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, किसी घोषणा कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी। आई बात समझ में, और एक आगे रहने वाले हैं चीन की, चीन की राजधानी बीजिंग है, इसकी जो मुद्रा है, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग, कहाँ पर है, बीजिंग है, और इसकी मुद्रा क्या है, कैपिटल है इसकी बीजिंग, यानी कि राजधानी क्या है, बीजिंग है। और इसकी अगर मुद्रा की बात करते हैं, करेंसी की, जो इसकी करेंसी है वह क्या है, इसकी जो करेंसी है वो है रेनमिनवी, क्या, रेनमिनवी, इसकी करेंसी क्या है, रेनमिनवी है, लेकिन कहीं पर लिखा रहता है क्या, युआन, लेकिन यह एक्चुअल में यह नहीं, क्या है, रेनमिनवी इसकी जो चीन है इसकी क्या है, मुद्रा है। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। तो आशा जो बातें बताई गई समझ में होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसकी साझेदारी के साथ डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। तो अभी हाल ही में किसकी मदद से शुरू किया है, तो अटल नवाचार मिशन, अटल नवाचार मिशन की साझेदारी के साथ क्या किया गया है। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन की साझेदारी के साथ डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आत्मनिर्भर भारत है, क्या आत्मनिर्भर भारत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि क्या हुआ है कि अभी हाल ही में भारत ने 59 चाइनीज ऐप को क्या कर दिया है, बैन, चाइनीज ऐप पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया। यानी जो भी 59 क्या थे जो चाइनीज ऐप थे, यानी कि चाइना के ऐप थे, उन पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। आईवासन में तो प्रतिबंध लगा देने के कारण इसमें हुआ क्या है कि जो भारत है यहाँ पर भारत में ऐप निर्माण की, किसकी, ऐप निर्माण की होड़ लगी हुई है। क्या हुआ है, ऐप निर्माण की होड़ लगी हुई है। और यहाँ पर एक चैलेंज रखा गया है कि क्या किया जाए, भारत में क्या किया जाए, भारत स्वदेशी ऐप विकसित किए जाए। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
अटल नवाचार मिशन की साझेदारी के साथ डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। और देखिए यह चैलेंज क्या है, तो इस चैलेंज में क्या किया जाएगा कि स्वदेशी मतलब भारत में क्या किया जाएगा, भारत का एक ऐप बनाया जाएगा और वो कैसा ऐप हो, वह विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ है, तो अभी पता है कि 59 चाइनीज ऐपों को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया। इस काम से क्या हुआ है, भारत में ऐप निर्माण की ओर लगी हुई है। अब देखिए जो यह ऐप बनाया जाएगा, यह भारत में बनाया जाएगा और यह क्या हो, यह विश्व स्तरीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विश्व स्तरीय होना चाहिए। आई बात समझ में, यह जो भारत में जो भी इस समय वर्तमान में ऐप बनाए जाएंगे वे कैसे होने चाहिए, विश्व स्तरीय होने चाहिए। इसी के लिए क्या किया गया, इसी के लिए चैलेंज शुरू किया गया और जिससे क्या होगी, जो भारत है वह स्वयं के अपने ऐप पर क्या हो सके, डिपेंड या निर्भर रह सके। आई बात समझ में। अब देखिए जो यह चैलेंज है इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके 2 ट्रैक बनाएंगे। कितने ट्रैक, 2 ट्रैक बनाए गए हैं। देखिए प्रथम ट्रैक में होगा क्या कि इसमें जितने भी पुराने ऐप हैं, जो भी भारत के पुराने ऐप हैं, पुराने ऐपों को, जो भी पुराने ऐप हैं उनको ठीक किया जाएगा या सही किया जाएगा। मतलब उनमें जो कुछ भी त्रुटियां होंगी उनको क्या किया जाएगा, शुद्ध करके और उनको क्या किया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। आई बात समझ में, इनको क्या किया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा पुराने ऐपों को। आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा इसका ट्रैक क्या है, दूसरे ट्रैक के मुताबिक नए ऐप बनाए जाएंगे। किनका निर्माण किया जाएगा, नए ऐपों का निर्माण किया जाएगा। नए ऐप का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब देखिए इस जो यह ट्रैक है, यह किसका ट्रैक है, तो जो भारत में क्या किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत ऐप जो इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है, इसके 2 ट्रैक हैं। पहले ट्रैक में क्या किया जाएगा, पुराने ऐपों को ठीक किया जाएगा। दूसरे ट्रैक में नए जो भी ऐप होंगे उनका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हम क्या हो सके, आत्मनिर्भर भारत ऐप, मतलब जो भारत है वो क्या हो सके, अपने ही ऐपों पर निर्भर हो सके। और वो भी ऐप कैसे होने चाहिए, विश्व स्तरीय होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगला है कि यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कि जो यह क्या किया गया, चैलेंज शुरू किया गया, यह क्यों शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसको क्यों शुरू किया गया बताया गया, चाइनीज ऐपों पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इसका और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत क्या हो सके, अपने ही ऐपों पर निर्भर हो सके। अब देखिए यहाँ पर एक मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसके मंत्री कौन है, तो वर्तमान में इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। कौन है, रविशंकर प्रसाद। आई बात समझ में। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो कौन है, रविशंकर प्रसाद है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने, रविशंकर प्रसाद ने किसके साथ मिलकर यह चैलेंज शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज, तो अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर क्या किया, इन्होंने शुरू किया है। और अटल नवाचार मिशन के बारे में भी कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर होगा क्या, जो भी जिज्ञासु बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनकी जिज्ञासा, उनकी प्रतिभा के आधार पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर एक टिंकरिंग, जो भी विद्यालय होंगे प्रत्येक विद्यालय में एक टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी, जिससे क्या हो सके, मतलब मान लीजिए वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा के अनुसार क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। अब देखिए यह जो अटल नवाचार मिशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में यह जो है यह आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहाँ पर, आईएएस 2019 में पूछा जा चुका है। अगर चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। देखिए अटल नवाचार मिशन पूछा गया कि अटल नवाचार मिशन जो है यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, या इसका गठन किसने किया था, तो वह नीति आयोग इसके अंतर्गत कार्य करता है, नीति आयोग। आई बात समझ में। और नीति आयोग को हम क्या करते हैं, भारत का थिंक टैंक करते हैं। आई बात समझ में। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में जियांग याजीन कैस्टेक्स को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में जियांग याजीन कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। कहाँ का, फ्रांस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो जिन कैस्टेक्स है इनको अभी हाल में कहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री चुना गया। आप देखिए इनकी
इनका जो चुनाव हुआ क्यों हुआ, तो वर्तमान में इस समय तो यही है, लेकिन इनसे पहले एडवर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? इनसे पूर्व यानी कि जीन कैस्टेक्स से पूर्व वहां के प्रधानमंत्री जो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? एडवर्ड फिलिप थे। कौन थे? एडवर्ड फिलिप थे। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जो एडवर्ड फिलिप है, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वहां पर इस्तीफा इनके देने के बाद किनको नया प्रधानमंत्री बनाया गया? जीन कैस्टेक्स को बनाया गया। अब देखिए जो एडवर्ड फिलिप है, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो कोविड-19 के कारण इस्तीफा दिया। किसके कारण? कोविड-19 के कारण इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो कोविड-19 के कारण क्यों इस्तीफा दिया? तो इस कारण से दिया कि जो कोविड-19 की वजह से, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी, क्या थी? जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी वह क्या हो गई? जो अर्थव्यवस्था थी वह कमजोर पड़ गई। क्या पड़ गई? कमजोर पड़ गई। आई बात समझ में? जब वो अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई तो इस कारण से इन्होंने क्या किया कि इस कारण से इन्होंने क्या किया? वहां पर इस्तीफा दे दिया। इस बात को इन्होंने क्या किया? मतलब अपने पर लिया, और अपने पर लेने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में जीन कैस्टेक्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? फ्रांस को। इन्होंने किसका जगह लिया है? एडवर्ड फिलिप का। एडवर्ड फिलिप ने क्या किया? अभी हाल ही में इस्तीफा दिया। क्यों दिया? कोविड-19 ने कहा। कोविड-19 के कारण क्यों दिया? तो वहां पर क्या होगा? फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो गई, और इस अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का कारण इन्होंने खुद अपने को समझा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस तरह वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? जीन कैस्टेक्स बनाए गए। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी है? फ्रांस की। तो इसके तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक्स हैं। इनसे पहले एडवर्ड फिलिप थे, लेकिन वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। कौन? इमैनुअल मैक्रॉन। कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। आइवासन में। अब देखिए यहाँ पर फ्रांस की बात आई है, तो फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट तो कौन हो गए? इमैनुअल मैक्रॉन हो गए। लेकिन फ्रांस की वर्तमान में जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस को एक और नाम से जाना जाता है, फैशन की नगरी। विश्व में फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो पेरिस को कहा जाता है। इसे फैशन की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पेरिस को जाना जाता है। अगर यह बात कर लिया जाए कि एफिल टावर सबसे ऊंचा टावर है। एफिल टावर कहां पर स्थित है? तो एफिल टावर भी कहां पर है? फ्रांस में स्थित है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु प्रसाद कुमार का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी हाल ही में विष्णु प्रसाद कुमार का निधन हुआ है। ये पत्रकारिता से संबंधित है। किसके? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता। किससे? पत्रकारिता से संबंधित है। में तो अभी हाल ही में विष्णु प्रसाद कुमार का निधन हुआ। ये पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए जो विष्णु प्रसाद कुमार है, इन्होंने ये तो किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। और 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। कितने वर्ष की उम्र में? 85 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। 85 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है? इनका निधन हुआ है। अब देखिए इन्होंने पत्रकारिता की कब थी? तो 1971 में। कब? 1971 में, जब बांग्लादेश आजाद होने वाला था। क्या हुआ? बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। उसी समय तो 1971 में इन्होंने पत्रकारिता की थी बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के समय। कब? बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के समय। बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के समय इन्होंने क्या किया था? पत्रकारिता की थी। आईवासन में तो अभी आज विष्णु प्रसाद कुमार का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता से। कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 85 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के समय क्या किया था? उस समय पत्रकारिता की थी। बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के समय इन्होंने क्या किया था? पत्रकारिता की थी। क्या किया था? पत्रकारिता की थी। आईवासन में अब देखिए 1971 में इन्होंने पत्रकारिता की थी। 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है। हमारी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी, जिनको कहा जाता है इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के
शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा क्या किया गया। देखिए क्या होता है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान। किसको, शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, मुजीबुर रहमान को माना जाता है। वास्तव में अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान या आधुनिक बांग्लादेश, क्या आधुनिक बांग्लादेश का जनक या आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक किसे माना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, बांग्लादेश आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है कि आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगबंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगबंधु कहा जाता है। आई बात समझ में। और जो शेख मुजीबुर रहमान है, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही है। कौन है, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। जो बांग्लादेश है इसके क्या रह चुके हैं, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आई बात समझ में। तो शेख मुजीबुर रहमान के प्रयास से, और इन्होंने क्या किया, जो शेख मुजीबुर रहमान है इन्होंने क्या किया कि हमारी वर्तमान उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी से मिलकर जिन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया। और कब कराया, 1971 में। और इस कारण से जो शेख मुजीबुर रहमान है वो क्या कहा जाता है, आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक या जनक कहा जाता है। और इनको बंगबंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगबंधु भी कहा जाता है। और ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो विष्णु प्रसाद कुमार की बात यहाँ पर थी। ये कौन थे, एक पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता कब की थी, तो 1971 में की थी, बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के समय। और अभी हाल ही में इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी का कौन सा वनडे विश्व कप फाइनल मैच फिक्सिंग के आरोपों के बीच चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में आईसीसी वनडे विश्व कप 2011, कौन, 2011 क्या हुआ है कि फिक्सिंग के चलते चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 क्या रहा है, अभी फिक्सिंग के आरोपों के बीच चर्चा में रहा। अब देखिए हुआ क्या कि जो 2011 का आईसीसी विश्व कप था, यह कहाँ पर हुआ था, तो यह मुंबई के वानखेड़े में। इसका जो फाइनल मैच था, कौन, फाइनल मैच मुंबई में खेला गया। कहाँ पर खेला गया, फाइनल मैच मुंबई में खेला गया। और मुंबई में कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। और जो यह मैच हुआ था, फाइनल मैच, वह किन टीमों के बीच हुआ था, तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका। कौन था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच हुआ था। आई बात समझ में। और उस समय अगर इंडिया के कप्तान की बात करें तो कौन थे, माई थे, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। और जो श्रीलंका के कप्तान थे कुमार संगकारा। कौन, कुमार संगकारा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो 2011 का वनडे विश्व कप था, इसको जीता किसने था, तो इस विश्व कप को जो फाइनल मैच था इसको जीता किसने था, तो जीता था भारत ने। किसने जीता था, जीता यानी कि विजेता जो रहा वो कौन था, भारत रहा। और उस समय हुआ क्या कि जो ग्रुप भी जीता रहा वो कौन रहेगा, तो श्रीलंका रहेगी। और भारत को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया था, 6 लगाकर जीत दिलाई। तो उस समय हुआ क्या कि जो उस समय, मतलब उस समय 2011 की बात है, उस समय जो श्रीलंका के खेल मंत्री थे, कौन, 2011 में जो श्रीलंका के खेल मंत्री थे, श्रीलंका के जो खेल मंत्री थे, उन्होंने कहा, खेल मंत्री ने कहा कि यह जो मैच है यह श्रीलंका के खिलाड़ियों के द्वारा क्या किया गया है, फिक्सिंग के। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो श्रीलंका खेल मंत्री थे, इन्होंने कहा जो कुमार, उस समय देखिए हुआ क्या कि कुमार संगकारा ने फाइनल मैच में अपनी टीम में क्या किया था, कई परिवर्तन किए थे। और उन्हीं परिवर्तनों को लेकर श्रीलंका के उस समय के खेल मंत्री ने कहा कि कुमार संगकारा ने क्या किया, फिक्सिंग की है। और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इतने परिवर्तन किए हैं। और श्रीलंका इसी फिक्सिंग के कारण क्या हुआ, वो मैच हारा है। तो उसी बात पर चर्चा, मतलब उसी बात की क्या हो रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, उसी बात की जांच चल रही थी कि कहां तक ये सही है। क्या यह सच है कि जो श्रीलंका के कप्तान है कुमार संगकारा, इन्होंने भारत के साथ
मैच फिक्स किया था, तो जो जो यह जांच थी यह अभी हाल ही में बंद कर दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें कुमार संगकारा या जो भी श्रीलंका के खिलाड़ी थे किसी को दोषी नहीं पाया गया। मतलब इसमें क्या हुआ था, मैच फिक्सिंग की कोई बात नहीं थी। इस काम से क्या किया गया, जो जांच है इस जांच को बंद कर दिया गया। और इस काम से क्या रहा है, 2011 का आईसीसी विश्व कप जो फाइनल था यह क्या रहा है, चर्चे में रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 2011 का विश्व कप जो कि भारत ने जीता वो कहां पर हुआ था, फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया था। और यह वर्तमान में चर्चे में क्यों रहा, तो मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण। और यह आरोप किसने लगाया था, तो उस समय 2011 के समय श्रीलंका के खेल मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, यह आरोप लगाया था। और देखिए जो यह विश्व कप था यह भारत के लिए दूसरा विश्व कप था। आईसीसी वनडे का कौन सा विश्व कप था, दूसरा विश्व कप था। ये बात समझ में, मतलब सेकेंड विश्व कप था। अब देखिए यह सेकेंड था जिसको भारत ने कब जीता, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान में। और तो पहला कौन था, तो पहला भारत ने जीता था 1983 में। कब जीता था, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। किसकी कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में भारत ने जीता था। आई बात समझ में, कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्या किया था, 1983 में पहला विश्व कप, वनडे आईसीसी का पहला विश्व कप जीता था। वो भी कहां पर जीता था, लॉर्ड्स में जीता था। कहां पर, लॉर्ड्स में जीता था। आई बात समझ में, लॉर्ड्स के मैदान पर जीता था। और जो लॉर्ड्स मैदान है इसको क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड्स ग्राउंड को कहा जाता है। तो आशा है जो बातें बताई गई ये समझ में आई होंगी। अब जो हम लोग का क्लास है ये बराबर होता है। अगर जो भी बातें बताई गई अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।